दोस्तों नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल करियर अड्डा फॉर यू में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स पर आधारित सीरीज के इस वीडियो में अप्रैल 2025 के 50 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम से आपको अवगत कराया गया है। ये जानकारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। करंट अफेयर सीरीज के दूसरे भाग में अंतर्राष्ट्रीय मामलों, खेल, नियुक्ति और विविध जैसे मामलों पर जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। तो चलिए बिना कोई देर के करंट अफेयर सीरीज के इस पहले भाग को शुरू करते हैं। दोस्तों, आइए अप्रैल 2025 के 50 महत्वपूर्ण राष्ट्रीय घटनाक्रम पर नजर डालते हैं। इसमें पहला सवाल है, आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? पूनम गुप्ता, पूनम चावला, पूनम मिश्रा या पूनम मल्होत्रा? इसका सही जवाब है पूनम गुप्ता। केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2025 को पूनम गुप्ता को आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है। पूनम गुप्ता इससे पूर्व राष्ट्रीय आर्थिक अनुसंधान परिषद की महानिदेशक पद पर कार्यरत थीं। दूसरा सवाल है, भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पृथ्वीराज अवस्थी, दिनेश माहेश्वरी, डीके जैन या डॉक्टर बलवीर सिंह चौहान? इसका सही जवाब है दिनेश माहेश्वरी। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी को भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में अप्रैल 2025 में नियुक्त किया गया। इनका कार्यकाल 31 अगस्त 2027 तक निर्धारित है। अगला सवाल है, देश के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु या असम? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु में नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया। ये देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल है जो 100 साल पुराने पंबन ब्रिज का स्थान लेता है। यह पुल रामेश्वर द्वीप को मांडपम मुख्य भूमि से जोड़ता है। अगला सवाल है, यूजीसी की नई प्रक्रिया के अनुसार विदेशी डिग्री के समकक्ष सर्टिफिकेट अब कौन जारी करेगा? एआईसीटीई, एआईयू, एनटीए या यूजीसी? इसका सही जवाब है यूजीसी। यूजीसी की नई प्रक्रिया के अनुसार विदेशी डिग्री के समकक्ष प्रमाण पत्र अब यूजीसी के द्वारा ही जारी किए जाएंगे। पहले विदेशी डिग्री के समकक्ष प्रमाण पत्र भारतीय विश्वविद्यालय संघ एआईयू द्वारा जारी किए जाते थे। अगला सवाल है, हाल ही में शेड्यूल्ड कास्ट वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? झारखंड, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या तेलंगाना? इसका सही जवाब है तेलंगाना। तेलंगाना एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य बन गया है। तेलंगाना सरकार ने आधिकारिक तौर पर 14 अप्रैल को अनुसूचित जाति एससी आरक्षण अधिनियम 2025 का वर्गीकरण लागू कर दिया है। अगला सवाल है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के कुल वस्तु और सेवा निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? 7.5%, 6.5%, 5.5% या 8.5%? वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत के कुल वस्तु और सेवा निर्यात में 5.5% की वृद्धि हुई है। भारत का कुल निर्यात $820.93 बिलियन के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के लिए कला के क्षेत्र में प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्म विभूषण से किसे सम्मानित किया? दिवंगत पंकज उदास, जसविंदर नरूला, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम या शेखर कपूर? इसका सही जवाब है डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 28 अप्रैल 2025 को नई दिल्ली में आयोजित समारोह में वायलिन वादक डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम को कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। अगला सवाल है, आरबीआई ने अप्रैल 2025 में रेपो रेट को कितने प्रतिशत कर दिया है? 6%, 6.25%, 5.75% या 7%? इसका सही जवाब है 6%। आरबीआई ने अप्रैल 2025 में रेपो रेट को 6% कर दिया है। अगला सवाल है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सुब्रमण्यम अयप्पन, श्री दिवेश चतुर्वेदी, बीवीआर सुब्रमण्यम या डॉक्टर मांगीलाल जट? इसका सही जवाब है डॉक्टर मांगीलाल जट। डॉक्टर मांगीलाल जट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का महानिदेशक और कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग डेयर का सचिव नियुक्त किया गया है। डॉक्टर जट की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए की गई है। अगला सवाल है, हाल ही में ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? संजय मेहता, रजनीश कुमार, सतीश चावा या अरविंद सुब्रमण्यम? इसका सही जवाब है सतीश चावा। सतीश चावा को ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। ये फंड निजी इक्विटी फंड है जिसे ओमान इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और एसबीआई द्वारा मिलकर शुरू किया गया है।
अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्रा विभूषण से सम्मानित किया? सिंगापुर, इंडोनेशिया, श्रीलंका या थाईलैंड? इसका सही जवाब है श्रीलंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका दौरे पर वहां के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसनायके ने देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मित्रा विभूषण से सम्मानित किया। अगला सवाल है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सिटी ऑफ ऑनर से किस देश की राजधानी में सम्मानित किया गया? पेरिस, लिस्बन, रोम या बर्लिन? इसका सही जवाब है लिस्बन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को पुर्तगाल की राजकीय यात्रा के दौरान लिस्बन शहर के सर्वोच्च सम्मान सिटी की ऑफ ऑनर से नवाजा गया। अगला सवाल है, पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम क्या है? पोषण से समृद्ध भारत, स्वच्छ जल से स्वस्थ भारत, शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन या हर घर जल हर घर पोषण? इसका सही जवाब है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ है बचपन। पेयजल और स्वच्छता विभाग द्वारा मनाए जा रहे पोषण पखवाड़ा 2025 की थीम है शुद्ध जल और स्वच्छता से स्वस्थ बचपन। यह अभियान विशेष रूप से बच्चों के पोषण और समग्र स्वास्थ्य के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता के महत्व को रेखांकित करता है। अगला सवाल है, एपीडा ने हाल ही में किस राज्य सरकार के साथ मिलकर एक कृषि सह क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया? ओडिशा, मध्य प्रदेश, पंजाब या हरियाणा? इसका सही जवाब है ओडिशा। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने 25 अप्रैल को ओडिशा सरकार के साथ मिलकर कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक कार्यशाला और क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया। अगला सवाल है, भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? अमेरिका, रूस, फ्रांस या इसराइल? इसका सही जवाब है फ्रांस। भारत ने फ्रांस के साथ लगभग $7.4 बिलियन की सरकारी स्तर की डील पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदे जाएंगे। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहे लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव को किसने विकसित किया है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन? इसका सही जवाब है डीआरडीओ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने 8 से 10 अप्रैल 2025 के बीच भारतीय वायुसेना के विमान से लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का सफल परीक्षण किया। अगला सवाल है, आईआईएम अहमदाबाद का पहला विदेशी कैंपस कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कतर, बहरीन, यूएई या ओमान? इसका सही जवाब है यूएई। भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम अहमदाबाद यूएई के दुबई में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने जा रहा है। ये कैंपस सितंबर 2025 में खोला जाएगा। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? असम, गुजरात, उड़ीसा या महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ओडिशा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने उड़ीसा के पारादीप में एक विश्व स्तरीय पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 61,077 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है। ये भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र होगा। अगला सवाल है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और जर्मनी, जर्मनी और फ्रांस, भारत और इटली या भारत और रूस? इसका सही जवाब है भारत और रूस। भारत और रूस के बीच वार्षिक नौसैनिक अभ्यास इंद्र का 14वां संस्करण 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 के बीच आयोजित किया गया। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सहयोग को मजबूत करना और दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना था। अगला सवाल है, दस्तक 6 सैन्य अभियान किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया? भारत और ताजिकिस्तान, भारत और कजाकिस्तान, भारत और उज्बेकिस्तान या भारत और किर्गिस्तान? इसका सही जवाब है भारत और उज्बेकिस्तान। पुणे के फॉरेन ट्रेडिंग नोट में 16 से 28 अप्रैल के बीच भारत और उज्बेकिस्तान के बीच दस्तक 6 आयोजित किया गया। ये सैन्य अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं के बीच सामरिक तालमेल, तकनीकी कौशल और दोस्ताना संबंधों को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया। अगला सवाल है, डेजर्ट फ्लैग 10 सैन्य अभियान किस देश में आयोजित किया गया? अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन या फ्रांस? इसका सही जवाब है संयुक्त अरब अमीरात। डेजर्ट फ्लैग 10 संयुक्त अरब अमीरात में 21 अप्रैल से 8 मई के बीच आयोजित किया गया। यूएई की वायुसेना द्वारा आयोजित इस सैन्य अभ्यास में भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, यूके और सऊदी अरब सहित 13 देशों की वायुसेनाओं ने भाग लिया। अगला सवाल है, आयुष्मान योजना लागू करने वाला देश का 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? जम्मू कश्मीर, दिल्ली, केरल या मिजोरम? इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आयुष्मान योजना को लागू करने के लिए 5 अप्रैल को केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ ही दिल्ली ये योजना लागू करने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। अगला सवाल है, सार्वजनिक क्षेत्र के किस बैंक ने अपनी शाखाओं में ग्राहक मित्र तैनात किए हैं? एसबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या
यूको बैंक। इसका सही जवाब है एसबीआई। एसबीआई ने ग्राहकों से जुड़ाव बढ़ाने की दिशा में एक नई पहल करते हुए अपने चुनिंदा शाखाओं में ग्राहक मित्र तैनात किए हैं। ग्राहक मित्र का मुख्य कार्य ग्राहकों को डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के उपयोग के लिए शिक्षित करना और मार्गदर्शन देना है। अगला सवाल है, पूरे देश में उपयोगकर्ताओं तक वास्तविक समय में सटीक वित्तीय जानकारी पहुंचाने के लिए किस बैंक ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है? एसबीआई, आरबीआई, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या पीएनबी? इसका सही जवाब है आरबीआई। आरबीआई ने अपना व्हाट्सएप चैनल लॉन्च किया है। इससे उपयोगकर्ताओं को वित्तीय नियमों, सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग और धोखाधड़ी से संबंधित जागरूकता के बारे में रियल टाइम अलर्ट और अपडेट प्राप्त होंगे। अगला सवाल है, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए ई सेहत ऐप किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या उत्तर प्रदेश? इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ई सेहत ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के माध्यम से मरीज और उनके परिचारक जम्मू कश्मीर के सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं और सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। अगला सवाल है, किस राज्य ने 2029 तक गरीबी उन्मूलन के लिए P4 मुहिम शुरू की है? ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना या आंध्र प्रदेश? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने 2029 तक गरीबी उन्मूलन के लिए P4 मुहिम पब्लिक प्राइवेट पीपल पार्टनरशिप शुरू की है। P4 पहल को वंचितों के आर्थिक उत्थान के लिए डिजाइन किया गया है। अगला सवाल है, उड़ान योजना के तहत केंद्र सरकार ने बिहार के कितने शहरों में हवाई अड्डों को विकसित करने की मंजूरी दी है? 5, 6, 7 या 8? इसका सही जवाब है 7। केंद्र सरकार ने उड़ान योजना के तहत बिहार के 7 शहरों वीरपुर, सहरसा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी और पूर्णिया में हवाई अड्डों को विकसित करने के लिए 190 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अगला सवाल है, मनरेगा के तहत वर्ष 2025-26 में बिहार में कितने करोड़ पौधारोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 1.73 करोड़, 1.83 करोड़, 1.93 करोड़ या 2.03 करोड़? इसका सही जवाब है 1.93 करोड़। मनरेगा के तहत वर्ष 2025-26 में बिहार में 1 करोड़ 93 लाख पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। मधुबनी, पूर्वी चंपारण और मुजफ्फरपुर में सबसे अधिक पौधे लगाए जाएंगे। अगला सवाल है, न्यायिक सहयोग के लिए किन दो देशों के सर्वोच्च न्यायालय के बीच समझौता हुआ है? भारत और बांग्लादेश, भारत और भूटान, भारत और नेपाल या भारत और श्रीलंका? इसका सही जवाब है भारत और नेपाल। नेपाल के प्रधान न्यायाधीश प्रकाश मान सिंह राउत और भारत के प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना वर्तमान में सेवानिवृत्त की उपस्थिति में 7 अप्रैल को दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अगला सवाल है, मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले के किस आरोपी को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है? हाफिज सईद, तहव्वुर राना, अबू इस्माइल या हाफिज अरशद? इसका सही जवाब है तहव्वुर राना। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकी हमले में शामिल आरोपी तहव्वुर हुसैन राना को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है। 10 अप्रैल 2025 को अमेरिकी मार्शल्स ने आरोपी को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के हवाले किया। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए किन दो राज्यों के बीच हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है? मेघालय, असम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा या असम और मिजोरम? पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मेघालय के शिलोंग से असम के सिलचर तक एक नया 4 लेन का ग्रीनफील्ड हाई स्पीड कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है। इसकी कुल लंबाई 166.80 किलोमीटर होगी। इसका निर्माण राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 पर मावलिंग फोंग, शिलांग के पास मेघालय से लेकर पंचग्राम, सिलचर के पास असम तक किया जाएगा। इस परियोजना को 22,864 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जाएगा। अगला सवाल है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड की कमान किसे सौंपी गई है? अजीत डोभाल, ब्रजेश मिश्रा, आलोक जोशी या जयंत दीक्षित? इसका सही जवाब है आलोक जोशी। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है। पूर्व रॉ प्रमुख आलोक जोशी को इस बोर्ड की कमान सौंपी गई है। श्री जोशी को देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों की गहरी समझ और जानकारी है। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायाधीश अतुल श्रीधरन, न्यायाधीश अरुण पल्ली, न्यायाधीश ताशीर अबस्तान या न्यायाधीश पुनीत गुप्ता? का सही जवाब है न्यायाधीश अरुण पल्ली। न्यायाधीश अरुण पल्ली ने 16 अप्रैल को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। उन्हें जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शपथ दिलाई। अगला सवाल है, केंद्र सरकार ने आगामी चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य एफआरपी कितना निर्धारित किया है? 155 रुपए प्रति क्विंटल, 255 रुपए प्रति क्विंटल, 355 रुपए प्रति क्विंटल या 455 रुपए प्रति क्विंटल?
इसका सही जवाब है 355 रुपये प्रति क्विंटल। केंद्र सरकार ने आगामी चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य FRP 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। इस फैसले से देश भर के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। अगला सवाल है, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीडा ने भारत से अमेरिका को किस फल की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप निर्यात की है? संतरा, सेब, अनार या आम? इसका सही जवाब है अनार। महाराष्ट्र के अलियानगर से 14 टन भारतीय अनार की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप अमेरिका को निर्यात की गई है। यह भारत के ताजे फलों के निर्यात में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अगला सवाल है, देश में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या वर्तमान में कितनी हो गई है? 64.4 करोड़, 74.4 करोड़, 84.4 करोड़ या 94.4 करोड़? इसका सही जवाब है 94.4 करोड़। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के आंकड़ों के अनुसार भारत में ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स की संख्या फरवरी 2025 के अंत तक 94 करोड़ 40 लाख तक पहुंच गई है। ये डेटा देश भर के 1189 दूरसंचार ऑपरेटर्स से प्राप्त जानकारी पर आधारित है। अगला सवाल है, भारत का स्मार्टफोन निर्यात कितने करोड़ रुपए हो गया है? 1 लाख करोड़ रुपए, 2 लाख करोड़ रुपए, 3 लाख करोड़ रुपए या 4 लाख करोड़ रुपए? इसका सही जवाब है 2 लाख करोड़ रुपए। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 अप्रैल को बताया कि भारत का स्मार्टफोन निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में 2 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल 24 अरब 14 करोड़ डॉलर के स्मार्टफोन निर्यात किए। अगला सवाल है, देश में दूसरी नमो भारत रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच शुरू की गई है? दिल्ली और मुंबई, सहरसा और मुंबई, जयनगर और पटना या पटना और सहरसा? तो सही जवाब है जयनगर और पटना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में जयनगर और पटना के बीच नमो भारत रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये देश की दूसरी नमो भारत रेलगाड़ी है। अगला सवाल है, देश में अमृत भारत एक्सप्रेस की तीसरी रेल सेवा किन दो स्टेशनों के बीच शुरू की गई है? पटना और मुंबई, सहरसा और मुंबई, पटना और दिल्ली या मधुबनी और दिल्ली? इसका सही जवाब है सहरसा और मुंबई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मधुबनी में आयोजित कार्यक्रम में सहरसा और मुंबई के लोकमान्य तिलक के टर्मिनस के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झंडी दिखाकर रवाना किया। ये देश की तीसरी अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है। अगला सवाल है, देश का विदेशी मुद्रा बाजार वर्ष 2020 की तुलना में वर्ष 2024 में कितने अरब डॉलर हो गया है? 32 अरब डॉलर, 40 अरब डॉलर, 52 अरब डॉलर या 60 अरब डॉलर? का सही जवाब है 60 अरब डॉलर। रिजर्व बैंक गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया है कि देश के विदेशी मुद्रा बाजार में पिछले 4 वर्षों में काफी वृद्धि देखी गई है। ये वर्ष 2020 के 32 अरब डॉलर से लगभग दोगुना होकर 2024 में 60 अरब डॉलर हो गया है। अगला सवाल है, वित्तीय सेवा विभाग ने चौथे चरण में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है? 25, 26, 27 या 28? इसका सही जवाब है 26। वित्तीय सेवा विभाग ने एक राज्य एक RRB के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित किया है। ये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण है। अगला सवाल है, जम्मू कश्मीर के किस क्षेत्र में 22 अप्रैल को आतंकियों ने पर्यटकों पर जानलेवा हमला किया था? गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग या श्रीनगर? इसका सही जवाब है पहलगाम। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों पर जानलेवा हमला किया था, जिसमें 26 पर्यटकों की मौत हो गई थी। अगला सवाल है, भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद किस जल संधि को निलंबित कर दिया? सतलुज जल संधि, सिंधु जल संधि, चिनाब जल संधि या झेलम जल संधि? इसका सही जवाब है सिंधु जल संधि। भारत ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। इस संधि पर कराची में 19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत कितने करोड़ गरीब परिवारों को सब्सिडी वाली LPG मिल रही है? 8.33 करोड़, 9.33 करोड़, 10.33 करोड़ या 11.33 करोड़? इसका सही जवाब है 10.33 करोड़। केंद्र सरकार ने 3 अप्रैल को लोकसभा में बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 1 मार्च 2025 तक 10 करोड़ 33 लाख गरीब परिवारों को सब्सिडी वाली LPG गैस मिल रही है। अगला सवाल है, स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत अब तक कितने लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराया गया है? 58,000 करोड़, 59,000 करोड़, 60,000 करोड़ या 61,000 करोड़? इसका सही जवाब है 61,000 करोड़। इस योजना के तहत 17 मार्च 2025 तक 61,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इसका उद्देश्य SC/ST वर्गों और महिलाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण की सुविधा उपलब्ध कराना है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में कितने लाख करोड़ रुपए के ऋण वितरित किए गए हैं? 12.61 लाख करोड़, 22.61 लाख करोड़,
32.61 लाख करोड़ या 42.61 लाख करोड़? इसका सही जवाब है 32.61 लाख करोड़। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत पिछले 10 वर्षों में 32 लाख 61 हजार करोड़ रुपए से अधिक के लोन दिए गए हैं। 8 अप्रैल 2015 को लॉन्च की गई इस योजना से छोटे शहरों और गांवों तक के लाभार्थियों को अपना कारोबार बढ़ाने में मदद मिली है। अगला सवाल है, भारतीय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का राजस्व 2030 तक कितने बिलियन डॉलर होने का अनुमान है? $54 बिलियन, $74 बिलियन, $98 बिलियन या $108 बिलियन? इसका सही जवाब है $108 बिलियन। भारतीय सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री का राजस्व 2025 से 2030 के बीच $54 बिलियन से दोगुना होकर $108 बिलियन होने का अनुमान है। वित्तीय सेवा फर्म यूबीएस की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। अगला सवाल है, किस रेल डब्बा कारखाना ने वित्त वर्ष 2024-25 में रिकॉर्ड कोच तैयार किए हैं? रायबरेली, कपूरथला, चेन्नई या वाराणसी? इसका सही जवाब है रायबरेली। रायबरेली के आधुनिक रेल डब्बा कारखाना ने इस साल नया रिकॉर्ड बनाया है। वित्त वर्ष 2024-25 में इस कारखाने ने कुल 2025 कोच तैयार किए हैं, जो पिछले साल के 1684 कोचों की तुलना में काफी ज्यादा हैं। अगला सवाल है, देश का पहला ट्रेन एटीएम किस ट्रेन में स्थापित किया गया है? राजधानी एक्सप्रेस, वंदे भारत एक्सप्रेस, नमो भारत ट्रेन या पंचवटी एक्सप्रेस? इसका सही जवाब है पंचवटी एक्सप्रेस है। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए मुंबई से मनमाड के बीच चलने वाली पंचवटी एक्सप्रेस में देश का पहला ट्रेन एटीएम स्थापित किया है। इसे चलती ट्रेन में यात्री आसानी से कैश निकाल सकते हैं। अगला सवाल है, केंद्र सरकार की ओर से जारी नए आधार ऐप की मुख्य विशेषता क्या है? फेस आईडी प्रमाणीकरण, फिंगर आईडी प्रमाणीकरण, थंब आईडी प्रमाणीकरण या आइरिस आईडी प्रमाणीकरण? इसका सही जवाब है फेस आईडी प्रमाणीकरण। डिजिटल सुविधा और गोपनीयता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने 9 अप्रैल को एक नया आधार ऐप लॉन्च किया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस ऐप की खास विशेषता फेस आईडी प्रमाणीकरण है, जो सुरक्षा को बढ़ाता है और सत्यापन को सहज बनाता है। उन्होंने कहा कि आधार सत्यापन अब केवल एक क्यूआर कोड को स्कैन करके किया जा सकता है, बिल्कुल यूपीआई भुगतान की तरह। इससे लोगों को आधार कार्ड ले जाने या फोटोकॉपी जमा करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी। दोस्तों, उम्मीद है करंट अफेयर सीरीज का ये भाग आप सभी को पसंद आया होगा। जानकारी पसंद आई हो तो फटाफट चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और अधिक से अधिक शेयर करें। इसके साथ ही नोटिफिकेशन की घंटी को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम अहम वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में करंट अफेयर सीरीज के दूसरे भाग के साथ। नमस्कार।